है वो हैलाइड का भी फॉर्मेशन करता है। किस टाइप का हैलाइड बनाता है? तो ग्रुप 15 जो है फॉर्म्स हैलाइड्स ऑफ टू टाइप्स, हैलाइड्स ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा टाइप है यार? एक तो तुम्हारा हो गया MX3 टाइप, ठीक है, और दूसरा जो टाइप होगा दैट इज MX5 टाइप, ठीक है। MX3 टाइप एंड MX5 टाइप। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहला वाला टाइप का, दैट इज MX3 टाइप, ठीक है। अगर मैं MX3 टाइप की बात करूं तो जितना भी इसमें एलिमेंट है वो MX3 टाइप का हैलाइड बनाएगा, ठीक है। ऑल फॉर्म्स MX3 टाइप हैलाइड्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल फॉर्म्स MX3 टाइप हैलाइड्स, जितने भी एलिमेंट है वो MX3 टाइप के हैलाइड्स को बनाएंगे। लेकिन मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो फॉर नाइट्रोजन ओनली NF3 is known to be stable। नाइट्रोजन के लिए कौन सा हैलाइड सिर्फ स्टेबल माना गया है, ठीक है, या स्टेबल दिखा है हम लोग को? तो नाइट्रोजन फ्लोराइड जो है, ठीक है, NF3 जो है वही सिर्फ स्टेबल दिखा है, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल MX3 इज स्टेबल एक्सेप्ट याद रखिएगा इसको, NCl3, NBr3, ठीक है, एंड Ni3। जितने भी MX3 टाइप के हैलाइड है वो सारे स्टेबल है। किसको छोड़कर? NCl3 को छोड़कर, NBr3 को छोड़कर और Ni3 को छोड़कर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कोई पूछ गया कि why NCl3, NBr3 and Ni3 are less stable, why they are not stable, तो आपको एक ही लाइन में बोलना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन का साइज है वो नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, और नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से ये तीन फ्लोरीन को ही अपने आसपास एकोमोडेट कर सकता है, 3 क्लोरीन को या 3 ब्रोमीन को या 3 आयोडीन को अपने आसपास एकोमोडेट नहीं कर सकता। ये तो एक रीजन दोगे। दूसरा रीजन तुम ये दोगे कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी है जो कि बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए जो बॉन्ड का पोलैरिटी है, NCl बॉन्ड हो चाहे NBr बॉन्ड हो चाहे Ni3 बॉन्ड हो, ये बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है? बहुत कम है। तो क्या दो रीजन दोगे? कोई तुमसे पूछता है कि why NCl3, why NBr3 and why Ni3 are not stable, तो what are the two reasons? पहला रीजन क्या दोगे कि नाइट्रोजन छोटा एलिमेंट है, बड़े बड़े एटम को अपने आसपास एकोमोडेट नहीं कर सकता है, क्लियर है सबको? और दूसरा क्या दोगे? लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड, क्लियर है सबको? याद रहेगा ये चीज? यस सर। हाँ, तो रीजन जो है इसका, रीजन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। रीजन जो है इसका, रीजन अगर पूछता है तो पहला रीजन दे देना, ठीक है, पहला रीजन दे देना लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड्स, ठीक है, इन NCl3, NBr3 एंड Ni3, ठीक है। और सेकंड जो है वो दे देना कि स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर नाइट्रोजन टू एकोमोडेट 3 बिग एटम्स अराउंड इट, ठीक है, 3 बिग एटम्स अराउंड इट। क्लियर है ये चीज? याद हो गया ये चीज? MX3 में क्या क्या याद रखना है? सारा MX3 स्टेबल है, सिर्फ NCl3, NBr3, Ni3 को छोड़कर। ये सारा जेई एडवांस में, जेई मेंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिख जाएगा। और भी क्या प्रॉपर्टी है? जितने भी आपके यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स हैं, ऑल ट्राई हैलाइड आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। जितने भी आपके ट्राई हैलाइड्स हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। एक ही हैलाइड है जो थोड़ा सा आयनिक ज्यादा है या प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नहीं है, वो जो हैलाइड है दैट इज BIF3, ठीक है, वो जो हैलाइड है उसका नाम है BIF3। और ऐसा क्यों है बेटा? तो आपने एक केमिकल बॉन्डिंग में रूल पढ़ा होगा जिस रूल का नाम था क्या? पजान्स रूल, ठीक है।
जिस रूल का नाम क्या था, फजान रूल, जिससे कि हम लोग ये बताते थे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम बात करूं कि BiF3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो हेलाइड्स हैं, ट्राई हेलाइड्स हैं, वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवलेंट है। वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, प्रीडोमिनेंटली दे आर कोवलेंट। क्लियर सबको? यही 3-4 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंट हो गया भाई, क्या क्या पॉइंट हो गया, पहले बताओ बिना देखे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ऑल All ऑल trihalides are stable हाँ, except ऑल Na3 ट्राइहेलाइड्स आर स्टेबल, वेरी गुड, NaCl3 एक्सेप्ट। and NbR3 हाँ ठीक, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि क्यों नहीं स्टेबल है बाकी ट्राइहेलाइड, तो क्या बोलोगे? due to Low low polarity polarity of of NH NH bond. bond. हाँ, लो पोलैरिटी ऑफ NH बॉन्ड एंड जो छोटा साइज है नाइट्रोजन का और बड़ा एटम को अपने आसपास एकोमोडेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी हेलाइड्स वो क्या है, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। Covalent. एक ही जो है वो आपको प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट नहीं दिखेगा, एंड दैट इज BiF3। इस तरह से बेटा याद रखोगे ना तो जेईई मेंस का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो ठीक है, ये हो गया ये हो गया बात किसका, ये हो गया बात MX3 टाइप का। ठीक है, ये बात हो गया MX3 टाइप का। ठीक है, पहले इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज पेंटाहालाइड्स। ओके, पेंटाहालाइड्स में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर भी बहुत कुछ याद रखना है। पेंटाहालाइड्स में क्या क्या याद रखना है सर आपको? तो बेटा पेंटाहालाइड्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का पेंटाहालाइड स्टेबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि या ऐसे लिख लो NX5 आर नॉट फॉर्म्ड, या ऐसे लिख लो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा मैंने लिख दिया? डायरेक्ट स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात ही नहीं की, डायरेक्ट लिखा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वाई? डी ऑर्बिटल्स नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट। तो ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो ये लिख दीजिएगा कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पेंटाहालाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि पेंटाहालाइड्स में दो पेंटाहालाइड जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग बात करेंगे। सेकंड जो इसमें पॉइंट है कि बिस्मथ भी पेंटाहालाइड या बिस्मथ का पेंटाहालाइड स्टेबल नहीं है। पेंटाहालाइड्स, ठीक है, पेंटाहालाइड्स ऑफ बिस्मथ आर लेस स्टेबल। ठीक है, पेंटाहालाइड्स ऑफ बिस्मथ आर लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ, क्यों पेंटाहालाइड्स ऑफ बिस्मथ लेस स्टेबल, कोई बताएगा? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, पता है तो बताओ। पेंटाहालाइड्स बिस्मथ का लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ एक इफेक्ट होता है जो आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी जब पढ़ाया गया हो तो पढ़ाया गया होगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो क्या होता है? ठीक है, उससे पहले ये जान लो कि इससे होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये जनरली किसमें ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसमें ऑब्जर्व होता है भाई? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? तो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी। ठीक है, या ऐसे लिख लो इट एक्सप्लेन्स द इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होता है? सारे ब्लॉक में नहीं ऑब्जर्व होता है, नहीं कि एस ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होने लगा, सिर्फ पी ब्लॉक का प्रॉपर्टी है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर सकते हैं। और ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी जो है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है? पॉजिटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव +3 पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो फास्फोरस +3 भी दिखाएगा
और +5 भी दिखाएगा। आर्सेनिक भी +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है। एंटीमनी भी +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है। लेकिन बिस्मथ भी +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फास्फोरस का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आर्सेनिक का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एंटीमनी का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और बिस्मथ का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो फास्फोरस का +5 स्टेबल है, आर्सेनिक का भी +5 स्टेबल है, एसबी का भी +5 स्टेबल है। लेकिन बिस्मथ के लिए +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जो बिस्मथ का पेंटाहालाइड होता है वो क्या हो जाता है, बिस्मथ का जो पेंटाहालाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम स्टेबल होता है। बिस्मथ का जो पेंटाहालाइड होता है वो क्या हो जाता है, कम स्टेबल होता है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ये हर ग्रुप में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा डाउन द ग्रुप, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। यही चीज आपको, अगर मैं बात करूं, आप अभी ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, आप 11th में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जब पढ़े होंगे, यानी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली भी जब पढ़े होंगे, तो वहां पे भी हम लोग बोलते हैं कि लेड के केस में, ठीक है, अगर मैं लेड की केस की बात करूं, जैसे कि ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, देन आपका सिलिकॉन है, देन आपका जर्मेनियम है, ठीक है, देन आपका टिन है, ठीक है, देन आपका क्या है, लेड। यही है ना जी ग्रुप 14, जल्दी बोलो। यस तो इनका भी जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2+4, दैट इज +2+4, ठीक है, दैट इज +2+4, ठीक है, दैट इज +2+4, ठीक है। लेकिन लेड का +2 अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये पीरियोडिसिटी का टॉपिक है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, नाम में थोड़ा जाओ तो नाम से समझ में आ जाएगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट हो गया है। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इनर्ट हो गया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और 2 ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आने का कारण क्या है, तो आने का कारण बहुत ही सिंपल है, और वो कारण है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया है, इनर्ट हो गया है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है यार, सिंपल है, अब देख ही लो, तुम लोग को नलायक आदमी हो, तुम लोग को कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ, Xc 4f14 5d, ठीक है, 10, और क्या था उसके बाद 6s2 6p3, यही था ना जी इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताओ। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका हो गया तुम्हारा, मान लो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 4f इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया तुम्हारा 5d इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद आ रहा है तुम्हारा क्या, इसके बाद आ रहा है तुम्हारा 6s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसके बाद है तुम्हारा 6p इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस, हम लोग को लगता है कि न्यूक्लियस जो है 6s को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है, ठीक है, ये आपका वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो कि हम लोग को लगता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिख रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, और यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो हम लोग को क्या लग रहा है कि ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन जो है, ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग को ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल करता। लेकिन यहां पे 2 ऑर्बिटल जो है ऐसा है 4f और 5d, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे अच्छा शील्ड कौन करता है, S, देन P, देन D, देन S, ये तुम लोग को बताया गया होगा पीरियोडिसिटी में। तो शील्डिंग का मतलब क्या है कि ये 4f और 5d क्या कर रहा है, ये 4f और 5d का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसको बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाना है, ठीक है, बचाना है किससे, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स से बचाना है। लेकिन 4f और 5d ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स से इन s इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बचा पाता है, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो बहुत तेजी से क्या होता है,
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या होता है, अट्रैक्ट होकर रहता है न्यूक्लियस से। अब खुद सोचो कि जब न्यूक्लियस उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। यस Yes. और अगर ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, तो जाहिर सा बात है कि आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बिस्मथ जैसा एलिमेंट जो है, बिस्मथ जैसा एलिमेंट जो है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करता है, क्योंकि बिस्मथ का इनर में 4f और 5d दोनों ऑर्बिटल है और दोनों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। क्या बिस्मथ को छोड़कर क्या तुम्हारा एंटीमनी और आर्सेनिक में 4f है? नहीं है, देख लो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को लिखाए थे। क्या एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक में है 4f का ऑर्बिटल इनर में? जल्दी बताओ। नहीं है तो नो सर। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पुअर शील्डिंग हुआ है, पुअर शील्डिंग हुआ है, पुअर शील्डिंग ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स बाय कौन सा ऑर्बिटल? 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। तो इस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हुआ भाई? इस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हुआ भाई? s इलेक्ट्रॉन क्या है? इनर्ट हो गया। देयरफॉर इट मेक्स द s इलेक्ट्रॉन पेयर क्या जी? इनर्ट। इसी को क्या बोल दिया? इसी को क्या बोल दिया गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल दिया गया। अब भूलोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट? जल्दी बताओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, s इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। क्यों इनर्ट हो गया? क्योंकि अंदर में, s के अंदर में 4f या f और d ऑर्बिटल है, d और f ऑर्बिटल है, जो कि s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पा रहा है, और s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से, हाई अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाता है। इसलिए डाउन द ग्रुप अगर हम लोग चलेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। बोलो जल्दी। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 पेंटा हैलाइड जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। एक है PCl5। तो PCl5 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सॉलिड PCl5, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों में से बॉन्डिंग नहीं पढ़े होंगे। मैं जो बॉन्डिंग पढ़ता वो तो जान जाता है कि सॉलिड PCl5, ठीक है, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म। ठीक है, एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म। अब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका कटायन और अनायन 2 पार्ट होगा। तो ये जो एग्जिस्ट करता है ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, PCl4+ एंड PCl6-। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में इसका कॉम्पोजिशन है, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं कि एक यूनिट टेट्राहेड्रल है, एक यूनिट टेट्राहेड्रल है जहां पे फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक यूनिट जो है वो जो है आपका वो आपका जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये Cl इसमें एक जो है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। एक फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। क्लियर है सबको ये चीज? जल्दी बोलो। एक जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो याद रखिएगा, PCl5 सॉलिड स्टेट में कटायनिक, अनायनिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। अब इसे सारा चीज तुमसे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का जो होगा वो दोनों हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक का sp3 होगा और दूसरे का sp3d2 होगा। इसी तरह से PBr5, ठीक है, PBr5 जो है ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका फास्फोरस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से होता है, PbR4 पॉजिटिव एंड Br माइनस नेगेटिव। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यानी कि आपको इस तरह से ये दिखेगा। तो आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछ देगा? क्वेश्चन देखो हम बताते हैं कैसे पूछेगा, तुम लोग कैसे फंसाएगा तुमको क्वेश्चन में। तुमसे पूछ देगा कि यार बताइए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 गैस ये क्या होगा। तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 सॉलिड क्या होगा। तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PbR5 गैस ये क्या होगा। तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PbR5 सॉलिड ये क्या होगा। समझ गया? तुम लोगों को सबका आंसर मालूम है। पहले का आंसर बताओ जल्दी। गैस में PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। वेरी गुड, sp3d। ये तो मालूम चल ही गया। यहां सर sp3 भी हो सकता है एंड sp3d2 भी हो सकता है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? sp3d। यहां क्या हो जाएगा? sp3 sp3d और यहां हो जाएगा sp3। क्लियर है सबको? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना तो आधा लोग को हवा ही नहीं मारेगा, सबको ये sp3d मार के आएगा जिसको पता है, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता रहता है कि सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। गैस फॉर्म में PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कुछ और है और सॉलिड फॉर्म में उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और है। ये मैं बॉन्डिंग में ही पढ़ा देता हूँ, तो चलो इसमें ही पढ़ लो तुम लोग। इतना सारा चीज जो है, इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है। पेंटाहालाइड जल्दी से नोट करिए। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। एकदम तेजी से नोट करना। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 का हम लोग ऑक्साइड देखेंगे। तीन तरह का ऑक्साइड ग्रुप 15 बनाएगा। ठीक है, M2O3, M2O4 और M2, ठीक है, O5। ये तीन तरह का ऑक्साइड ग्रुप 15 बना सकता है, M2O3, M2O4, M2O5। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का होगा, लिखते जाइए, अभी रुकने की जरूरत नहीं है। N2O4 ये सारा नाइट्रोजन का भी एग्जिस्ट करेगा, फॉस्फोरस का भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये फॉस्फोरस का भी एग्जिस्ट करेगा, आर्सेनिक का भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंटीमनी का भी एग्जिस्ट करेगा और बिस्मथ का भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिस्मथ का भी, ये तीनों ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आप किसी एक ही एलिमेंट का ले रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपेयर करना है N2O3, N2O4 और N2O5 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी, +3 है। यहाँ पे कितना है, +4 है। यहाँ पे +5 है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर तुमसे हम पूछते हैं कि Ka ऑर्डर बताना है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जल्दी बताओ। N2O5। N2O5, देन N2O4, देन N2O3। ठीक है, और अगर मान लो अलग अलग एलिमेंट का पूछ रहा है, अलग अलग एलिमेंट का पूछ रहा है, तो उससे इन दैट केस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे मान लो तुमसे पूछ रहा है कि N2O3, ठीक है, P2O3, AS2O3, ठीक है, इसके बाद Sb2O3, इसके बाद Bi2O3, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो क्या बोलोगे? तो सबसे ज्यादा N2O3, देन P2O3। हाँ, ये सारा एक और लिख लेना, जैसे N2O5 more acidic than P2O5, more acidic than H2O5, more acidic than Sb2O5, then Bi2O5। क्लियर है सबको ये चीज?
हो गया ये पे। P2O3 एंड P2O5, ठीक है, ये दोनों ऑक्साइड जो है दे बेसिकली एग्जिस्ट इन द डाइमेरिक फॉर्म, इन द डाइमेरिक फॉर्म। ये दोनों जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो P2O3 जो है डाइमराइज करके किसमें एग्जिस्ट करेगा? P4O6 में। ये जो है वो डाइमराइज करके, ठीक है, किसमें एग्जिस्ट करेगा? P4O10 में। तो ये दोनों कंपाउंड जो है स्ट्रक्चर के साथ याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर P4O6 की बात करता हूं तो P4O6 का स्ट्रक्चर बहुत आसान है याद करना, ठीक है। ये POP बना ले, स्क्वायर बना ले, पीओपी डाल के स्क्वायर बना लिए सर, ठीक है। यहाँ पे भी ओ डाल दे, पीओपी हो गया, ठीक है। इसके बाद कितना ऑक्सीजन हो गया जी? 4। बीच में अब ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीजन, ये बीच में ऑक्सीजन डाल दिए, और यहाँ पे भी क्या करो? ऑक्सीजन डाल दो। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। सवाल बनेगा, सबसे पहला सवाल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फॉस्फोरस का इन P4O6? जल्दी बताओ देख के। sp3। वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉप बॉन्ड पीओपी बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6। 6 100% सर ये हो जाएगा 6। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड जो है वो 6 हो जाएगा। कोई अगर तुमसे पूछता है कि क्या पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन P4O6, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? false हम लोग को ऐसे ही लिख दिया कि पीपी बॉन्ड। अब अभी तो तुम लोग सब तेजी से देख के बोल दिए, एग्जाम में यही पूछ देगा तो तुम टिक मार के आ जाओगे। पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ठीक है, ये लिख दिया एक स्टेटमेंट P4O6। और यहाँ पे लिख दिया कि मान लो कि 4 पीपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन P4O6। अब आधा लोग इसको लगा ले यार होना तो चाहिए पीपी बॉन्ड, ले सही, लेकिन गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है सबको P4O6 का स्ट्रक्चर? यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हर फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? एक फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? एक हाँ, तो एवरी फास्फोरस इज कनेक्टेड विथ 3 ऑक्सीजन एटम। 3 ऑक्सीजन एटम, ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है? तो जिसको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा उसको अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछ लिया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O6। तो जिसको स्ट्रक्चर मालूम है गिन लेगा बना के, तो याद थोड़ी जो करना है। कितना है भाई? 12। तो सर ये 12 है, ठीक है। तो ये जिसको स्ट्रक्चर मालूम रहेगा, ठीक है, वही जो है इसका मतलब ये रख सकता है। अब P4O6 बनेगा कैसे? तो याद रखिएगा कि P4O6 जो है is obtained by hitting phosphorus in limited supply of air, यानी P4 प्लस O2, ये लिमिटेड सप्लाई करना है तुमको, ठीक है। तो यहां पे तुमको मिलेगा P4O6 हिट करने पे। क्लियर है सबको ये चीज? इसी तरह से तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है P4O6 का। तो P4O6 का स्ट्रक्चर जिसको P4O10 का स्ट्रक्चर, तो P4O10 का स्ट्रक्चर उसको आसानी से याद जाएगा जिसको P4O6 का स्ट्रक्चर। तो पहले क्या करो, P4O6 का स्ट्रक्चर बना लो। तो ये हो गया यार POP बना के, ठीक है, POP बना के ऐसे करके स्क्वायर बना लिए, ठीक है। बीच में क्या कर दिए? बॉन्ड दिखा दिए। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन ऐसे दिखा दिए, तो P4O6 बन गया। अब क्या करो, सब फास्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लियर है सबको? P4O10 बन चुका है ये। यस। सबसे पहले बनेगा कैसे सर? तो P4 को ऑक्सीजन के साथ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जैसे तुम डालोगे और हिट करोगे तो यहाँ बेटा P4O10 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले बनेगा कैसे वो क्लियर हो गया। सबसे पहले बात आता है कि यहाँ पे अगर हम P4O6 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना था इन P4O6? जल्दी बताइए देख के। प्लस 3/2। 3/2। पागल वागल हो गया क्या यार? पागल वागल हो गया क्या जी? 3/2 बोलता है, यहाँ लिखता है तो कि 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इसे +3 होगा ना जी। हाँ सर, हाँ सर। दारू पी लिया है क्या सुबह सुबह की? महुआ पी लिया है कि ताड़ी पी लिया है? पागल आदमी, हट।
मूड खराब कर देता है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देख के ही पता लगा है +5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 5 फॉस्फोरस। हाँ, +5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग क्या बोलते हो, जल्दी बोलो। sp2 वाह वाह वाह, ताली सर। डबल बॉन्ड हमको जहां डबल बॉन्ड दिखता है ना सर, तो हम लोग को बताया गया था सर, सी डबल sp3 बॉन्ड टी, sp2। अरे नालायक, 4 तो सिग्मा बॉन्ड तो गिन लो, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल, मैंने ऐसा बनाया भी है कि स्ट्रक्चर जो है एक एक फॉस्फोरस में टेट्राहेड्रल दिख रहा है, लेकिन महान है तुम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पॉप बॉन्ड वही होगा, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना हो जाएगा जी, पॉप बॉन्ड, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 6 सेम हो 6 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा 4। कोई पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, अगेन नो पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन P4O10, नो पी सिंगल बॉन्ड पी, नो पीपी बॉन्ड इन P4O10, कोई पीपी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसमें। क्लियर सबको। हर फॉस्फोरस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हर फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 4 4 हाँ, एवरी फॉस्फोरस इज अटैच्ड टू कितना, 4 ऑक्सीजन आटम। तो जिसका स्ट्रक्चर बन गया उसको ये साइड वाला चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको सब चीज ये चीज दिख जाएगा। ठीक है, उसको साइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सारा कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से P410 और P4O6 को बना लो फटाफट, जल्दी कर लो। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और भी बहुत कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले नाइट्रोजन को ही पढ़ना है, दैट इज N2। ठीक है, डाई नाइट्रोजन गैस, इसके बारे में स्टडी करना है, डाई नाइट्रोजन गैस, दैट इज N2। N2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्मल डिकम्पोजिशन का मेथड है, वो याद रखिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहना चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, जैसे K2Cr2O7 होता है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। थर्मली अनस्टेबल होता है, अपन लोग अगर इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, Cr2O3 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, कभी भी जिंदगी में इस रिएक्शन को भूलिएगा मत। ठीक है, कि अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो सारा प्रोडक्ट याद रखना है, यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन, N2 मिलता है, Cr2O3 मिलता है और H2O मिलता है। इसी तरह से अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, N2 गैस भर भर के मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग लिख दिए सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड है क्या, तो बेरियम अजाइड हो जाएगा BaN3 होल ट्वाइस। ठीक है, बेरियम BaN3 होल ट्वाइस। तो BaN3 होल ट्वाइस को जब अपन लोग हीट करें, या NaN3 को अपन लोग जब हीट करेंगे, तो इन दोनों को हीट करने के बाद यहाँ पे आपको बेरियम प्लस N2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको Na प्लस N2 मिल जाएगा। दो मेथड याद हो गया सबको, दो मेथड याद हो गया सबको, जल्दी बोलो, अपने से लिखना है इसलिए देख लो एक बार बस। दो मेथड, तीसरा मेथड आ रहा है लेबोरेटरी मेथड, थर्ड मेथड है लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड जो है, ये इस मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे, N2 को खुद से लिखना है बेटा, इसलिए ध्यान से रटते जाना सब कुछ, नहीं रटोगे नुकसान तुम्हारा। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट के साथ अगर अपन लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को सबसे पहले मिल जाता है NaCl प्लस NH4NO2, बाद में NH4NO2 को अगर
हम लोग फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे हम लोग को N2 प्लस H2O मिलता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये तो हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा आपने? 3। एक है सोडियम अजाइड, बेरियम अजाइड का हीटिंग, दूसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग, और तीसरा है लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तीसरा जो है वो है लेबोरेटरी मेथड। अब इसके बाद आता है यार प्रॉपर्टीज, अब इसके बाद आता है यार प्रॉपर्टीज, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, दैट इज N2 गैस, ठीक है। अब तुम लोग किस्मत अच्छा था कि ये चीज जो है ना, मेरा पेंसिल जो है वो डिस्चार्ज हो गया। तो अब लिखना शुरू करो तुम लोग अपने मन से, जो पढ़े हो लिखो कुछ। वाटर इनसॉल्युबल इन वाटर। चौथा, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, देयरफॉर इट इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, कोई एलिमेंट के साथ N2 कभी रिएक्ट नहीं कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इवन बहुत 100 डिग्री सेल्सियस तक भी बहुत ज्यादा रिएक्शन ये शो नहीं करता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अलावा जो है, अब ये जो है कौन कौन से रिएक्शन जो शो करता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग N2 का रिएक्शन O2 के साथ कराएं, ठीक है, और इस मिक्सचर में N2 और O2 के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दे थोड़ा, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क देने पे एक गैस आपको मिलेगा, दैट गैस इज NO गैस, ठीक है, दैट गैस इज कॉल्ड एज NO गैस। छठा जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन भी सिंपल है। अगर आप N2 का रिएक्शन जो है, N2 का रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बाइड के साथ करा रहे हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ, तो यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होता है नाइट्रोलिन, जिसका नाम होता है नाइट्रोलिन, CaCN2। इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोलिन। ये नाइट्रोलिन जो है, ये बेसिकली याद रखना, इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिन जो होता है, जो कि कैल्शियम कार्बाइड और N2 का 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब तुम रिएक्शन करोगे, तो ये जो कैल्शियम नाइट्रोलिन बनता है, ये नाइट्रोलिन यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर है सबको ये रिएक्शन? और एक और रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, दैट इज, जो कि आप एस ब्लॉक में पढ़े होंगे, कि N2 गैस reacts with group 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके फॉर्म करता है क्या? नाइट्राइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? नाइट्राइड फॉर्म करता है। जैसे कि अगर मान लो Mg है, तो Mg नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे हम लोग, Mg3N2 बनेगा, ठीक है। लिथियम भी रिएक्ट करता है, एकमात्र ग्रुप 1 का एलिमेंट है लिथियम जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। ये सब एस ब्लॉक में अगर पढ़े हो गए तो याद होगा, नहीं तुम लोग तो उम्मीद नहीं होगा तुम लोग कुछ याद होगा, ठीक है। अगर Na N2 के साथ रिएक्ट किया, नो रिएक्शन, बाकी लिथियम एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और भी इसका ग्रुप का, जैसे बेरियम को भी रिएक्ट कराओगे, कोई भी एलिमेंट को रिएक्ट कराओगे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? BH3N2 बन जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? यस ठीक है। और ग्रुप 1 का और कोई एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, इतना चीज नोट करो पहले फटाफट बिना देखे। नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हम लोग को यार वैसे पढ़ना तो बहुत कुछ है। N2O है, ठीक है, N2O NO पढ़ चुके हैं हम लोग, N2O NO, N2O3, N2O5, ठीक है, NO2, ये सारा ऑक्साइड पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग N2O को उठाएंगे, N2O, ठीक है, N2O, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एक और नाम है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कभी मत भूलना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को।
NH4Ne3 यानी कि सबसे पहले वो बनाएंगे कैसे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे NH4NO3 का, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम का नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं है, ये नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्राइट को हीट किए थे तो N2 गैस मिला था, याद है ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो Yes. NH4NO3 NH4NO2 को जब हीट किए थे तो N2 प्लस वाटर मिला था। इसको जब अपन लोग हीट करेंगे NH4NO3, इसको जब अपन लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस मिलेगा दैट इज नॉट N2 गैस, दैट इज N2O गैस, और साथ में फिर वाटर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन जो मैंने लिखता हूँ उसको एकदम ध्यान से रट लेना है, ठीक है, किसी भी तरह से। अब देखो, जब NH4NO3 हम लोग बनाते हैं तो N2O के साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज का भी फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के अंदर कुछ इंप्योरिटीज का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सम impurities also get formed, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, लाइक NO गैस भी इस रिएक्शन में एज एन इम्प्योरिटी जो है NO गैस और NH3 गैस दोनों जो है एज एन इम्प्योरिटी जो है वो बनता है। तो हम लोग को क्या करना है, इस इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना है ताकि N2O गैस का यील्ड जो है वो N2O गैस का यील्ड हम लोग को अच्छे से मिल पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ क्या नाम है, एडिशन करते हैं कुछ कंपाउंड का, ताकि NO गैस को रिमूव किया जा सके। तो NO गैस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें FeSO4 ऐड करते हैं। तो FeSO4 क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है FeSO4.NO, ठीक है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, किसके साथ, अगर कोई NO प्रेजेंट है तो उसके साथ, ठीक है। तो NO को हम लोग इस तरीके से दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है, तो अमोनिया गैस अगर फॉर्म हो रहा है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H2SO4 मिला देंगे। H2SO4 मिलाएंगे तो इन दैट केस अमोनिया जो है सॉल्ट बना के सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, यानी अमोनियम सल्फेट, और बाकी जो है देन N2O गैस को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं। साइड प्रोडक्ट के रूप में एग्जाम में पूछ सकता है कि इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकता है, याद रखना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन सकता है और अमोनिया गैस बन सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को निकालने के लिए बाहर हम लोग FeSO4 का इस्तेमाल करेंगे, और NH3 को बाहर निकालने के लिए हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, ठीक है। पहले इस रिएक्शन को बहुत प्यार से देख के, बिना देखे लिख लो कॉपी में, जल्दी जल्दी।